नमस्कार दोस्तों एंड आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पहला चैप्टर जो था, पहला टॉपिक, पहला एपिसोड हमने पढ़ा था वेक्टर के बारे में। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर, ठीक है जी। तो उसका जो पहला एपिसोड था हमारा, वेक्टर क्या होता है एंड वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, हमने ये देखा था। प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे हम प्रोजेक्शन निकालते हैं किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में, एंड वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में उसी टॉपिक को आगे फर्दर बढ़ते हैं और आज हमें थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखना है। तो लास्ट टाइम हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखें, ठीक है जी। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, ए क्रॉस बी, ठीक है जी। इसको मैं बोलूँगा क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या होता है बताइए जरा। मान लीजिए ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर मान लीजिए मेरा इधर था, ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था, और मान लीजिए थीटा एंगल था, ठीक है जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए जरा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप। ये एन कैप का क्या मतलब है? एन कैप नॉर्मल डायरेक्शन दिखाता है। किसके नॉर्मल? जिस प्लेन में ए और बी हैं उसके नॉर्मल। या फिर आप ये कह सकते हो अगर मैं ए से बी की तरफ हाथ घुमाऊं तो जो थंब आएगा वो मेरा एन कैप डायरेक्शन है, और आप देख सकते हो वो नॉर्मल होगा किसके, ए और बी के। प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, उसके नॉर्मल आएगा एन कैप, ठीक है जी। तो ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। एन कैप की डायरेक्शन देखने के लिए ए क्रॉस बी से आप देख सकते हो, ठीक है जी। एक और चीज देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, ए डॉट बी क्या था? ए डॉट बी था ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अगर मैं बोलूं बी डॉट ए बताइए, तो वो भी यही था, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन देम, ठीक है जी। ये था मेरा डॉट प्रोडक्ट। अब हमने देखा था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए मेरे क्या थे बताओ, वो मेरे पास बराबर थे। ए डॉट बी और बी डॉट ए मेरे इक्वल आ रहे हैं। बट अब हमने देखा ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी। इस बार बी टू ए हाथ घुमाइए, अगर बी टू ए हाथ घुमाओगे तो अंदर की तरफ आएगा। इसका मतलब पहले क्या था, ए टू बी हाथ घुमा रहे थे तो बाहर आ रहा था, अब ये अंदर है। इसका मतलब ये बनेगा माइनस एन कैप। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इसके बराबर होगा, ठीक है जी। तो डॉट प्रोडक्ट में ये बराबर होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये बराबर नहीं होता है, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं रब कर दूं इसको, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सोचिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है और उसकी मान लीजिए 3 साइड्स हैं, ठीक है। ऐसे मान लो इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, ये सी है, मतलब वेक्टर की फॉर्म में ले लो आप इसको। हालांकि ये लेंथ होती है ए बी सी, ठीक है, बट मैं उनको वेक्टर की फॉर्म में ले रहा हूं और यहां पे एंगल मान रहा हूं थीटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं वेक्टर ले लूं, इसको और इसको, तो आप बताएंगे ए क्रॉस बी क्या होता है बताओ जरा। ए क्रॉस बी अभी हमने लिखा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये होता है। और डायरेक्शन इसकी एन कैप होगी, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैं इसको ले सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, सही है जी, बोलिए। अब ये बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ये क्या चीज है, ये बी है लेंथ, ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा आएगी, और ये लेंथ क्या है, ये ए का ए मेरा ये ए वेक्टर लिखा था, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगी बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैंने इसको बी वेक्टर मान लिया था, तो ये जो लेंथ आएगी ये आएगी बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेस इनटू दिस परपेंडिकुलर लेंथ, ये। बट इसका एरिया बताओ क्या होता है वैसे। ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ जरा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही होता है। हाफ इंटू बेस लेंथ इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, यही तो एरिया होता है। तो अब जरा गौर फरमाइए इसके ऊपर, ये चीज और ये चीज क्या है,
तकरीबन तकरीबन सेम ही है, बस क्या फर्क पड़ रहा है, बस हाफ का और एक डायरेक्शन का। तो एरिया बेसिकली मेरा डायरेक्शन लेस होता है, बट मैं EMFT में एरिया को भी डायरेक्शन में लेके चलूंगा। मतलब अगर ये कोई प्लेन में है तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर मैं डायरेक्शन लूंगा तो ये भी n कैप आएगा। नहीं, अगर मैं एरिया को एक वेक्टर मान लूं, सही बात है, तो परपेंडिकुलर टू द ये सरफेस आएगा एरिया की डायरेक्शन। करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा बताओ जरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना बताओ जरा। वो बना ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कहते हैं, ओ सॉरी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। सही है जी। तो क्योंकि ए क्रॉस बी मेरा ये है और उसका हाफ जो है वही तो एरिया है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमने देखा। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जरा देखिए एक और चीज। अगर मैं आपको इस तरह की शेप दे दूं, इसको हम क्या नाम देंगे बताओ। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये ए और ये बी और ये मान लीजिए थीटा। अगर मैं बोलूं इसका एरिया क्या आएगा, एक काम करता हूं मैं इसको ऐसे मिला लेता हूं, ध्यान से देखिए, ऐसे मिला लूं। अब जरा देखिए, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा इस ट्रायंगल का, तो बनेगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। सही बात है। बट मुझे तो सिर्फ इसका एरिया नहीं चाहिए, पूरे का एरिया चाहिए। तो इसका मतलब क्या कर दूं, इसको मैं इसको ट्वाइस कर देता हूं। ट्वाइस करूंगा तो ये हट जाएगा। इसका मतलब इसका एरिया क्या बनेगा फिर, ए क्रॉस बी। और जरूरी नहीं है ये पैरेललोग्राम हो, मतलब कोई भी आप ले सकते हो, मतलब इस तरह का भी ले सकते हो। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसका जो एरिया रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। अगर आप डायरेक्शन ले रहे हो तो, और अगर डायरेक्शन नहीं ले रहे हो तो इसका क्या ले लो, मैग्नीट्यूड। सिंपल है। अगर डायरेक्शन ले रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, अगर एरिया में डायरेक्शन आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो। ठीक है ना। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हमें दिखाता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें एरिया के बारे में बताता है। ठीक है, कोई भी अगर मैं इस तरह का रेक्टेंगल ले लूं तो उसका एरिया मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब सुनिए एक और बात, मैं रब कर दूं ना इसको। देखिएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल में है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है बताओ, 0 डिग्री। अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ जरा, 0, कि उनके बीच एंगल ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 के कैप। अब आप बोलोगे 1 के कैप क्यों, जरा देखिए मेरे पास 3 डायरेक्शन है, एक आई कैप, एक जे कैप और एक कौन सी है बताओ, के कैप। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं बोलूं कि आई कैप क्रॉस आई कैप, ये तो इनमें एंगल ही 0 है, तो ये तो साइन 0 0 बन जाएगा। बट अगर मैं बोलूं आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप से हाथ घुमाइए जे कैप की तरफ, आंसर क्या आएगा, ऊपर के कैप की तरफ आएगा। और इनका इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 भी 1 और डायरेक्शन आ गई के कैप। सही है जी। ऐसे अगर मैं बोलूं जे कैप क्रॉस के कैप तो क्या आएगा बताओ जरा, वो आएगा आई कैप। जे कैप से आई के कैप की तरफ आएगा आई कैप। सही है, आप समझ गए ना। अगर मैं बोलूं जे कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या बनेगा, जे कैप से आई कैप की तरफ हाथ घुमाइए, जे कैप उधर है और आई कैप इधर है, जे कैप से आई कैप राइट हैंड को घुमाइए, नीचे आएगा तो प्लस के कैप नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस के कैप। आप जानते हो ये चीज। ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर आ गए, एक ए वेक्टर आ गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और एक मान लीजिए बी वेक्टर आ गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। मान लीजिए इस तरह का वेक्टर आ गया, और मैं आपसे बोलूं बताओ ए क्रॉस बी क्या आएगा। ठीक है, तो सबको पता है, वैसे तो सब लोगों ने पढ़ाई है, बट फिर भी मैं बता दूं आपको। मतलब या तो आप ये करो कि एक बार 2 आई कैप ले लो और उसको हर एक के साथ क्रॉस ले लो, फिर 3 जे कैप फिर हर एक के साथ क्रॉस ले लो, फिर के कैप फिर हर एक के साथ क्रॉस ले लो। ये एक तरीका है। अदरवाइज आप क्या करेंगे बताओ, इसको यूजिंग मैट्रिक्स आप सोल्व कर सकते हो। आई कैप जे कैप के कैप लिख दीजिए, फिर क्योंकि आगे ए है तो ए के कोफिशिएंट लिखिए 2 3 1, और फिर बी के कोफिशिएंट लिखिए 1 - 2 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है बताओ जरा, 9 + 2 क्या है बताइए, 11 माइनस जे कैप, बोलिए क्या आया, माइनस जे कैप का क्या आएगा 6 - 1 5 प्लस के कैप, बोलिए क्या आया -4 - 3 तो -7। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास ए
क्रॉस बी, सही है जी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि मैं जानता हूं ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है वो बोथ ए एंड बी के दोनों की क्या आएगी, परपेंडिकुलर, और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर आएगी जिस प्लेन में ए और बी होंगे, सही है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी, मतलब इसका डॉट निकालोगे इसके साथ तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी ये ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट निकालोगे अगर ए के साथ, मतलब अगर मैं ये लिख दूं ए डॉट ए क्रॉस बी, वो क्या आंसर आएगा बताओ, जीरो। सिमिलरली बी डॉट ए क्रॉस बी, वो क्या आएगा आपका, जीरो। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी के इटसेल्फ क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। तो हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। मैं रब कर दूं इसको, चलिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतनी जानकारी काफी है, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट आप देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैं बेसिकली ट्रिपल प्रोडक्ट समझा रहा हूं, ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी क्या है बताइए जरा, ये तो वेक्टर बना, और वेक्टर के साथ डॉट ले रहे हो तो क्या बना, स्केलर। आंसर क्या आएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो जरा देखते हैं, बट एक बार इसको समझिए कि ये अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे लिखूं, जरा देखिए एक बार, और मैं मान लीजिए फर्दर इसको ऐसे लिख दूं बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बराबर ही होंगे, ये बराबर होगा। सिमिलरली मैं अगर ऐसे लिख दूं सी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी बराबर होगा। ये सब बराबर होते हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि ये बराबर होते हैं, इनको कैसे देखोगे, देखिए बड़ा आसान है। आप साइक्लिक ऑर्डर याद रखिए, ए बी सी, ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए और सी के बाद वापस ए आना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी सी है और बीच में यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया बी, तो बी के बाद क्या आना चाहिए सी, और सी के बाद क्या आना चाहिए ए, तो बीच में डॉट है और आगे फिर आपका क्या है क्रॉस, ठीक है जी। सिमिलरली अगला बताइए क्या है, बताओ। पहले सी है, सी के बाद ए है और ए के बाद बी है, देखो सही तो है, सही ऑर्डर है, इसका मतलब ये बराबर होंगे सारे, ठीक है ना, बिकॉज आपकी जो सीक्वेंस है वो ठीक जा रही है, ठीक है जी। तो चलिए अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी जरा देखते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह की शेप है, एक मिनट के लिए ऐसी शेप मान लेता हूं, देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक डायरेक्शन थी, ये एक डायरेक्शन थी और ये एक दूसरी डायरेक्शन थी, ठीक है जी। ये मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, ये मान लीजिए मेरा बी वेक्टर है और ये मान लीजिए मेरा सी वेक्टर है और ये एंगल है थीटा। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं बी क्रॉस सी, बताओ क्या आएगा। बी क्रॉस सी का क्या मतलब बताइए। बी क्रॉस सी का मतलब है इसका एरिया आ जाएगा, पिछला जो मेरा ये पैरेललोग्राम बना हुआ है इसका एरिया आ जाएगा, ये आ गया बी क्रॉस सी, सही है। अब इस एरिया को मैं क्या किससे वो ले रहा हूं बताओ जरा, ए के साथ डॉट ले रहा हूं, ठीक है भाई, ए के साथ डॉट ले रहा हूं, तो क्या बनेगा बताओ जरा, वो इसका वॉल्यूम बनेगा। क्यों भाई, एरिया इनटू दिस लेंथ, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा बाहर की तरफ है, इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये चीज ऐसी है, ये बाहर की तरफ ए है, ठीक है। अच्छा, और इधर की तरफ क्या है बताओ, इधर की तरफ क्या है बी और ऊपर की तरफ सी है, और इसको मैं टिल्ट कर दूं, सोचो इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट कर देता हूं, मतलब ऐसे शेप बना दूं, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा डब्बा कर दिया। ए तो बाहर है, तो बी क्रॉस सी करोगे तो ये बी है ये सी है, तो बी क्रॉस सी करोगे तो इसका एरिया आ गया, सही है ना, इस वाली शेप का। अब इंटू ए और कर रहे हो, ए क्या है उसका बताओ जरा, ए उसकी ये बाहर वाली लेंथ नहीं होगी, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, इसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है।
और नॉट ओनली दिस, मतलब अगर इस तरह की भी शेप ले लोगे ना तब भी ए डॉट बी क्रॉस ई क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी क्रॉस सी से तो ये एरिया आ जाएगा और इंटू ए करोगे तो उसका वो पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? ठीक है भाई। तो हमने देखा कि वॉल्यूम क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये है मेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आइए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। देखिए दोस्तों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा उसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब इसमें हम लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये एक वेक्टर है और वेक्टर के साथ फिर से क्रॉस हो गया, तो आंसर क्या आएगा? आंसर एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है जी। अब इसको लिखते कैसे हैं जरा देखिए, ये कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, बैक कैप बी ए सी सी ए बी, ठीक है। बैक कैप मैं तो इस तरह से याद रखता हूं, ये बनेगा बी ए सी माइनस सी ए बी, बैक कैप। अब यहां पे डॉट लगा दीजिए, ठीक है, और यहां पे डॉट लगा दीजिए। इसमें कुछ मत लगाइए, डॉट या क्रॉस कुछ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर के बीच कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए यहां पे कुछ मत लगाओ, ये कोफिशिएंट बन जाएगा इसका। समझ रहे हो? ये ध्यान रखिएगा। तो बी ए सी सी ए बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है बैक कैप, ठीक है भाई। आप इसको याद रखिएगा, ये है मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने देखा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको मैं यहाँ पे इतना लिमिट कर रहा हूँ, मतलब अब थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझाया, डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझाया आपको कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब मैंने समझाया आपको कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमने देखा कि वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट अभी देखा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। तो इतनी जानकारी काफी है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। अब नेक्स्ट लिखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है भाई। अब यहां से शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब सुनिए मेरी बात। हमारे यहां पे हम 3-4 कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे हम। सबसे पहला है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप बात करते हो, जिसमें आप अभी तक लेके चलते हुए आए हो, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे कौन सा सिस्टम था? वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है जी। दूसरा हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी आप देखिएगा, इसमें 3 डायरेक्शन आएंगी, एक आर कैप, एक फाई कैप और एक जेड कैप। इसमें 3 डायरेक्शन होंगी। और तीसरे नंबर पे आएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें भी 3 डायरेक्शन आएंगी, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कुछ भी बना सकते हो, सही बताऊं तो ये सारे ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है बताइए? इनमें जो 3 डायरेक्शन मैंने आपको बताई, तीनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल आपका 90 रहेगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनकी लेंथ 1 है, वेक्टर तीनों की लेंथ 1 है। ऑर्थोनॉर्मल में मैंने बताया था आपको लेंथ क्या होनी चाहिए? 1, और एंगल इनके बीच का 90 है, ठीक है जी। तो ये मेरा ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे तीनों के तीनों। कार्टेशियन को मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं अब। क्यों भाई? क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे हम सब कार्टेशियन में पढ़ रहे थे, तो कार्टेशियन हमें वैसे भी पता होता है, ठीक है। तो कार्टेशियन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए कार्टेशियन को भी अगर मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस करूं तो मैं कह सकता हूं आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आई कैप के बाद जे कैप इधर लिखते हैं, फिर के कैप इधर लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि देखो असल में क्या होना चाहिए, जो पहले 2 लिखे हो आप, अगर मैं उससे पहले से दूसरे की तरफ अगर मैं हाथ घुमाऊं तो तीसरा आना चाहिए। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आई कैप आपकी तरफ है, जे कैप इधर है, तो आई कैप से जे कैप घुमाऊंगा तो थंब जो आएगा वो के कैप की तरफ आना चाहिए और आर है। इसका मतलब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, ठीक है जी। दूसरी बात, ये एक ऑर्थोनॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है और इनका मैग्नीट्यूड 1,
अब मैं अपनी मर्जी के कितने भी ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकता हूं। अब आप बोलोगे वो कैसे सर, जरा देखिए, ये लेंथ मान लीजिए 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये ऑर्थोनॉर्मल है, 90 डिग्री एंगल है सबके बीच, ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट। इमेजिन करो मैं इसको ऐसे घुमाने लग जाऊं तो ये भी तो ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अगर ऐसे घुमा दूं तो ये भी ऑर्थोनॉर्मल है। तो इसका मतलब ढेर सारे, ये सारे क्या है बताओ, किधर भी घुमा सकता हूं, ये सब क्या है बताओ, ये ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इनमें 3 डायरेक्शन है देखो, और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है। जैसे कि एक अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं ये कह सकता हूं कि एक मेरी ये डायरेक्शन है, सोचिए यहां पे ये है मान लीजिए मेरी आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, और एक डायरेक्शन मैं इधर ले लेता हूं, और ये डायरेक्शन है मेरी माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, और एक है मेरी के कैप। ये मतलब मैंने क्या किया, जरा देखिए, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये आई कैप था, ये जे कैप था, ये के कैप था। मैंने क्या किया बताओ, इसको 45 डिग्री घुमा दिया, तो एक डायरेक्शन क्या आ गई बताओ, एक डायरेक्शन आ गई आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, और एक जो दूसरी वाली डायरेक्शन थी ये क्या आ गई, माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2, और तीसरी आ गई के कैप। ये भी अब ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, चेक करके देख लो। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इनके बीच का एंगल 90 है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, और इनका भी 90 है, डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लो, और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल इनके बीच में 90 है। इसका मतलब कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। ठीक है जी, चलिए, तो ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं फिलहाल कार्टेशियन में बात नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जानकारी दे दी है। वैसे एक पॉइंट और मैं बता दूं, मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसको अगर आप कार्टेशियन में डिफाइन करोगे, जैसे कि मान लीजिए किसी भी पॉइंट को अगर आप कार्टेशियन में दिखाते हो, ठीक है, जैसे P पॉइंट है तो इसका ऐसे देना पड़ता है 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये 2 3 4 ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y को ये z। ठीक है, इसका मतलब x में कितना चले हो आप 2, y में कितना चले हो 3, और z में कितना चले हो 4। इस पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे। सोचिए आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है और आपके फ्रेंड को यहाँ पे भेजना है आपको, तो आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि x की तरफ चले 2, ठीक है जी, y की तरफ चले 3, और z की तरफ कितना चले बताइए 4। आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्टेशियन में बात करते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, लेंथ हाइट ब्रेड। ठीक है, इस तरह से हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। बट अब डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं सिलेंड्रिकल के पीछे क्यों पड़ा हूं, बिकॉज उससे मेरी दुनिया थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो चलिए इसको जरा समझते हैं। तो हेडिंग डालिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिएगा दोस्तों, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पढ़ते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको जरा समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सोचिए मैं कार्टेशियन दिखा रहा हूं 1 मिनट के लिए। ये एक्स कैप है, ये मेरा वाई कैप है, और ये मेरा जेड कैप है। ठीक है जी, और मैं एक सिलेंडर दिखा रहा हूं बेसिकली यहां पे। कुछ इस तरह का। अब यहां पे कोई मेरा P पॉइंट है। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट मान लीजिए h है, या z हाइट मान लीजिए, रेडियस इसकी r है। ठीक है जी, r रेडियस पे है, और ये कुछ एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। अगर मैं यहां पे x दिखाऊं तो इधर x है मेरा, इधर क्या मेरा y, ये मेरा y डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, और ये मेरी z डायरेक्शन है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये x के साथ कुछ एंगल बना रहा है, कुछ फाई एंगल। ठीक है जी, अब सोचिए मेरा फ्रेंड यहां पे बैठा हुआ है, या आपका फ्रेंड यहां पे बैठा हुआ है, और आपको अपने फ्रेंड को यहां पे पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे आप अपने फ्रेंड को यहां पे, ओरिजिन से स्टार्ट करके P पॉइंट पे पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाओगे आप बताओ। तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे इस P पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, 1 मिनट के लिए सोचते हैं। तो आप बोलोगे भाई तुम एक काम करो, मान लीजिए आप फोन पे बात कर रहे हो, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, या फिर मे बी वो आपको देख नहीं पा रहा है। 1 मिनट ये देखते हैं। तो आप उसको बोलोगे कि जनाब एक काम कीजिए, आप h हाइट या z हाइट ऊपर आइए। ठीक है, सबसे पहले तो यही बोलोगे, इस पॉइंट पे पहुंचाना है उसको। और आपको ये सिलेंडर की टर्म में ही बात करनी है। अपने दिमाग में आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रखिएगा, सिलेंड्रिकल सिस्टम रखिएगा, उनकी टर्म में बात करते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, मैंने बोला सबसे पहले उसको बोलना पड़ेगा आपको कि z हाइट ऊपर आइए, तो यहां से यहां पे आ जाएगा। अब आपको बोलेगा फोन पे कि जनाब मैं z हाइट ऊपर आ गया हूं, अब आप बताइए क्या करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे तुम एक काम करो, r डिस्टेंस
बाहर की तरफ चलो, ठीक है। तो क्या होगा, वो आर डिस्टेंस चारों तरफ है उसके पास, इधर भी जा सकता है, इधर भी किधर भी जा सकता है, चारों तरफ उसके पास आर है। तो वो बोलेगा सर मैं किधर जाऊं, मैं तो किधर भी जा सकता हूं, मेरे पास तो चारों डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में जा सकता हूं आर। तो आप बोलोगे किधर भी चलो तुम पहले, लेकिन आर डिस्टेंस चलो। अब सोचिए वो यहां से यहां पे आ गया, सोचिए या यहां से यहां पे आ गया चल के, ठीक है। अभी भी वो यहां पे नहीं पहुंचा, आर डिस्टेंस चलने के बाद वो इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो यहां पे आ गया, हालांकि वो आपको नजर नहीं आ रहा कि वो कहां पे है। अब वो बोलेगा ठीक है जी मैं आर डिस्टेंस चल गया, ठीक है। अब वो इस सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, हालांकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो यहां पे है। फिर अगला पॉइंट क्या बोलोगे आप उसको, कि जनाब अब तुम एक काम करो, तुम्हारे डिस्टेंस आर ही रहनी चाहिए जेड एक्सिस के साथ, और तुमको एक ऐसे एंगल पे चलना है सो दैट एक्स एक्सिस से, मान लीजिए एक्स उसको भी पता है क्या एक्सिस है, एक्स एक्सिस से आपको फाई एंगल पे आना है। अब आपको ये बताना पड़ेगा उसको। तो क्या होगा, आपका फ्रेंड यहां से चलना शुरू करेगा और एक्स एक्सिस जो है मेरी ये, इससे कितने एंगल पे आ जाएगा, कुछ फाई एंगल इधर आ जाएगा। अब आपका फ्रेंड सही जगह पे पहुंच जाए। इसका मतलब आपको यहां से यहां पे पहुंचाने के लिए क्या यूज करना पड़ा, जेड आर और एक फाई, ये तीन चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो जब भी कोई पॉइंट को मैं अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करूंगा तो मुझे तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, हाइट क्या है, रेडियस क्या है और एक्स के साथ एंगल कितना है, ये तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीक्वेंस क्या होगी इसकी, जैसे एक्स वाई जेड में एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड आता है, ऐसे इसमें सीक्वेंस क्या होगी, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई के बाद क्या आएगा, मतलब आर के बाद क्या आएगा या जेड के बाद क्या आएगा, किस तरह से सीक्वेंस होगी। तो एक काम करते हैं, यहां पे तीनों डायरेक्शन दिखाते हैं इस पी पॉइंट पे। सबसे पहले रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन का मतलब वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आर बढ़ रहा है। तो आप इस पॉइंट पे बैठे हो, अगर आपको आर बढ़ाना होगा तो आप किधर चलोगे बताओ, बाहर की तरफ। इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या है आपकी, आर कैप, ये रेडियल डायरेक्शन है, सही बात है। फिर आपको बताना है जेड डायरेक्शन, तो जिधर हाइट बढ़ रही है वो डायरेक्शन क्या होती है, जेड डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, ये होगी जेड कैप, सही है जी। अब एक तीसरी डायरेक्शन और रहेगी, कौन सी, फाई डायरेक्शन। तो आप सोचिए फाई जब आप बढ़ेगा तो आप टेंजेंशियल चलोगे, ठीक है। फाई जब आप चलते हो तो सर्कल में घूमते हो आप, इसका मतलब आप इस पॉइंट पे बैठे हो और जब आप फाई आपका चेंज होगा तो इसका मतलब आप किधर मूव करोगे, टेंजेंशियल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, ये है फाई कट, सही है जी। मेरे पास ये तीन डायरेक्शन है, क्या ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है क्या, पहले ये चेक करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मान लीजिए मेरे पास कोई सिलेंडर है, मेरे पास एक सिलेंडर है, ऐसे अज्यूम कीजिए। देखिए तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि पॉइंट जो है मेरा, जो पी पॉइंट है मेरा, वो पी पॉइंट समवेयर यहां पे है, वो पी पॉइंट मेरा यहां पे है समवेयर, ठीक है जी। इस जगह पे मैं पी पॉइंट को मान रहा हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहां पे मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, और आपकी तरफ क्या है, एक्स, इधर क्या है मेरा वाई, और ऊपर की तरफ क्या है बताओ, जेड, और पी पॉइंट समवेयर यहां पे है, मतलब एक्स से हल्का सा कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है, सही बात है। अब जरा देखिए दोस्तों, अब मुझे यहां पे रेडियल डायरेक्शन दिखानी है, तो रेडियल डायरेक्शन किधर होगी, जिधर रेडियस बदल रही है उधर बाहर की तरफ। ये जो डायरेक्शन होगी, मैं अगर दिखाऊं यहां पे, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, रेडियल डायरेक्शन, उधर रेडियस बढ़ रही है इसकी, तो ये होगी मेरी रेडियल डायरेक्शन, सही है जी। अब आइए जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, तो ये होगी मेरी जेड डायरेक्शन, सही है। तो मैंने एक रेडियल डायरेक्शन दिखाई और एक मैं जेड डायरेक्शन दिखा रहा हूं, एक मिनट के लिए रुकिएगा। ये मेरी, मान लीजिए पॉइंट थोड़ा सा नीचे यहां पे है, तो ये मेरी रेडियल डायरेक्शन होगी, और ये मेरी कौन सी डायरेक्शन होगी बताइए, जेड डायरेक्शन होगी। देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक रेडियल डायरेक्शन होगी और एक जेड डायरेक्शन होगी, और एक कौन सी डायरेक्शन है बताओ, फाई। तो इसके टेंजेंशियल ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, फाई डायरेक्शन है। तो अगर मैं तीनों डायरेक्शन एक साथ दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं ये तीन डायरेक्शन मेरी आएंगी, एक रेडियल डायरेक्शन है, एक मेरी जेड डायरेक्शन है, और एक मेरी फाई डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखो, तीनों एक दूसरे के क्या है बताओ, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो मेरा पॉइंट। एक रेडियल डायरेक्शन है उधर, ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन है, और इधर की तरफ फाई। इसका मतलब ये सिस्टम भी कैसा है बताओ, ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बिकॉज इसमें तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है बताओ, परपेंडिकुलर। तो ये भी आपका ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सही बात है, ऑर्थोनॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी सीक्वेंस क्या होगी, इनकी लेंथ 1 है, 90 एंगल है, ऑर्थोनॉर्मल है। अगर आप इमेजिन करके देखें हवा में ही, सोचिए ऐसे, आप सोचिए कि यहां पे मेरा कोई सर्कल है और यहां पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट से बाहर की तरफ क्या होगा बताओ, उधर की तरफ, उधर हो गया मेरा रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल हो गया। ऊपर की तरफ क्या होगा,
z डायरेक्शन, ये मेरा z हो गया, और टेंजेंशियल जो होगा वो क्या होगा, वो फाई, इधर की तरफ मेरा फाई हो गया। तो आप देख सकते हो तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस क्या होगी। एक काम करता हूं मैं, आर कैप से फाई कैप की तरफ हाथ घुमाता हूं, घुमा के देखो, आर कैप उधर था, फाई कैप मेरा इधर है, आर कैप से फाई कैप की तरफ हाथ घुमाओगे तो तीसरी डायरेक्शन किधर आ रही है, z की तरफ। इसका मतलब बिल्कुल सही है, पहले आपको आर कैप बताना पड़ेगा, फिर आपको फाई कैप और फिर z कैप। जैसे x y z लिखते हो ना आप, ऐसे ही आर कैप z कैप फाई कैप ये बताना पड़ेगा। इसका मतलब पहला जो कंपोनेंट होगा वो आपको रेडियस के बारे में बताना पड़ेगा कि r क्या होगा, दूसरा आपको फाई एंगल बताना पड़ेगा कि कितने एंगल पे हो आप, और तीसरा आपको क्या बताना पड़ेगा, z। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को बताने का तरीका है। आपको r फाई z तीन चीजें बतानी पड़ेंगी, और इनका ऑर्डर ये होता है, पहले r बोलेंगे, फिर फाई, फिर z बोलेंगे। सही बात है जी। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, सोचिए तो मुझे कैसा नजर आएगा। टॉप व्यू से अगर मैं ऊपर से देखना शुरू करूं तो मुझे एक सर्कल नजर आएगा, और x मुझे इधर नजर आएगा, y मुझे उधर नजर आएगा, z मुझे नजर ही नहीं आएगा अगर मैं ऊपर से देखूं तो। सही है, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूं। सोचिए अगर मैं कोई, मेरे पास ये कोई सिलेंडर है और मैं ऊपर से देखो, सोचो तो मुझे z तो मेरी तरफ नजर आएगा, समझ रहे हो, तो मुझे दिखाई नहीं देगा z। या फिर आपको अगर मैं आपकी तरफ से दिखाऊं, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, जरा देखना, जैसे सोचिए कि मेरा P पॉइंट यहां पे है समवेयर, ध्यान से देखना, मैं इसको जरा मार्क कर देता हूं P पॉइंट को, देखेगा समवेयर P पॉइंट मेरा मान लीजिए यहां पे कहीं है, इस जगह पे। आई होप आपको ब्लैक स्पॉट ये नजर आ जाए, ठीक है। तो एक मिनट के लिए मैं दिखाता हूं आपको, जरा देखिए। सोचिए ये मेरा P पॉइंट है यहां पे, सही है, ये मेरा P पॉइंट है, ऊपर Z है, आपकी तरफ क्या है X, और इधर क्या है Y। अब मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, बट मैं जो टॉप व्यू देख रहा हूं वो आपको टॉप व्यू नहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो मेरे रेस्पेक्ट में टॉप देख रहा हूं मैं इसका, ठीक है। बट सोचिए मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाहूं, जो मुझे नजर आ रहा है वो कैसा, तो मैं कैसे दिखाऊंगा बताओ। अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाहूं, जो मुझे टॉप व्यू नजर आ रहा है वही टॉप व्यू अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा। बड़ा आसान तरीका है, क्या, जो मेरा x था वो इधर था, y था वो इधर था, और P पॉइंट समवेयर उसके बीच में, फाई एंगल बीच में लाई कर रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मुझे सर्कल दिख रहा है मुझे इसका। अब आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, आपको दिखाने के लिए काम करता हूं, मैं इस सिलेंडर को y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देता हूं। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको भी तो यही नजर आ रहा है सर्कल, और जो z एक्सिस है वो आपको आपकी तरफ है, z जो है वो आपकी तरफ है, x मेरा नीचे चला गया, और y मेरा जो इधर था वो उधर ही रहा, और आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, और जो P पॉइंट था वो समवेयर x और y के बीच में है। देखो समवेयर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, समवेयर बीच में है। इसका मतलब अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं तो चलिए बोर्ड पे आइए अब, ठीक है। अब बोर्ड पे आइए, देखिए दोस्तों, ये x था, ये y था, और ऊपर की तरफ z था। अब मैंने क्या किया, y के अबाउट घुमा दिया इसको। इसका मतलब जो x था वो किधर चला गया, नीचे, x मेरा नीचे चला गया, ठीक है, y मेरा इधर ही रहा, और z किधर आ गया बताओ, आपकी तरफ। और मुझे क्या नजर आ रहा है, अब बताओ, मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है, क्या कहते हो, मुझे एक सर्कल नजर आ रहा है, बोलिए दोस्तों, सही है जी। अब जो मेरा P पॉइंट था वो समवेयर यहां पे है, यहां पे मेरा P पॉइंट है। अब मुझे P पॉइंट की हाइट नहीं नजर आएगी, क्यों, क्योंकि मुझे तो केवल सर्कल नजर आ रहा है, ये सामने वाला, मुझे नहीं पता है पीछे कितना है पॉइंट, मुझे नहीं पता ये कितना आगे था या हाइट कितनी है इसकी, आप समझ रहे हो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये सामने वाला क्या नजर आ रहा है, सामने वाला सर्कल नजर आ रहा है। सोचिए, ठीक है जी। तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा इसको। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस थी, r डिस्टेंस थी, इसकी रेडियस थी, तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, r कैप, सही है। और ये जो एंगल है ये बनेगा फाई, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या आएगी बताओ जरा, टेंजेंशियल, ये आएगी फाई कैप, ठीक है। और z डायरेक्शन मेरी बाहर की तरफ है, सही बात है जी, z कैप मेरा बाहर की तरफ है। बोलिए दोस्तों, अब सुनिए मेरी बात सुनिएगा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे कोई आपको r फाई z, मतलब इस पॉइंट की हाइट दे दे, कितना बाहर की तरफ है, हालांकि टॉप व्यू से नजर नहीं आएगा, इस व्यू से आप कह सकते हो कि z देने का मतलब है ये हाइट देना, फाई दे दे, फाई का मतलब x से कितना एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। आपको फाई दे दिया और एक r दे दिया, रेडियस दे दी, ठीक है जी। तो अगर ये तीन पॉइंट कोई आपको दे दे और आपसे पूछे बताओ इसका कार्टेशियन में क्या आएगा, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी कार्टेशियन वैल्यू क्या आएंगे, मतलब x y z क्या आएगा, तो आप लिखिए पॉइंट कन्वर्जन, ठीक है। तो अगला टॉपिक है पॉइंट कन्वर्जन। पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट कन्वर्जन। देखो कोई भी चीज रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, आप इसके कंसेप्ट को समझिए
और उसके बाद देखेगा कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, बस एक बार कंसेप्ट को समझ जाओ, बड़ा इजी काम है। देखिए दोस्तों, पॉइंट कन्वर्जन, सबसे पहले पॉइंट कन्वर्जन करते हैं। तो कहां से कहां तक? सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। सिलेंड्रिकल से कहां पे चलते हैं? कार्टेशियन में चलते हैं। तो देखते हैं कैसा क्या बनेगा मेरा पॉइंट कन्वर्जन, वो जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मुझे दे रखा है, ये डिस्टेंस है r और ये एंगल है फाई। मैं इसका x कंपोनेंट निकालना चाहता हूं, ये वाला मैं ये देखना चाहता हूं, x की तरफ। तो क्या बनेगा? ये है r, ये है फाई, तो x क्या बनेगा बताओ जरा? r cos फाई। ये तो x आ गया। x का मतलब आप इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा? r cos फाई। सिमिलरली इसका प्रोजेक्शन y की तरफ कितना आएगा बताओ? y में कितना चलना पड़ेगा आपको? ये वाली लेंथ। अगर मैं बोलूं ये वाली जो लेंथ है मेरी, ये मेरा y कंपोनेंट है, ये वाला जो था ये मेरा x था, ये आ गया x और ये आ गया y। तो y बताइए कितना आया? y इज इक्वल टू r sin फाई। cos फाई है तो इधर अपने आप sin फाई बनेगा, r sin फाई। और z तो मेरा क्या होता है? कार्टेशियन में भी वही होता है और सिलेंड्रिकल में भी वही होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को अगर r फाई z दे रखा है तो मैं x y z निकाल सकता हूं उसका। ये है मेरा पॉइंट करना। तो ये पिक्चर बड़ी काम करेगी आपकी, जो टॉप व्यू है ना, ये बड़ी हेल्प करेगा आपकी पॉइंट कन्वर्जन में। तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से मैं पॉइंट कन्वर्जन को यूज करूंगा। ठीक है जी, किस तरह से पॉइंट कन्वर्जन करते हैं। अब जरा उल्टा भी सोच लेते हैं और इसके बाद फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उल्टा कैसे? अगर आपको कार्टेशियन में दे रखा है तो ये तो क्या हो गया? ये तो फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। अब अगर कार्टेशियन में दे रखा है तो सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, ये भी देखते हैं। मतलब इस पॉइंट का आपको क्या दे रखा है? एक्स वाई जेड दे रखा है, आपको इस पॉइंट की हाइट दे रखी है। तो जेड तो सिलेंड्रिकल में भी वही होगा और कार्टेशियन में भी वही होगा, सही बात है। अब इस पॉइंट का आपको एक्स दे रखा है और इस पॉइंट का वाई भी दे रखा है, मतलब ये लेंथ दे रखी है आपको और ये लेंथ दे रखी है। तो आपको आर बताना है। तो आर क्या होगा बताओ जरा? आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, बताइए क्या होगा? पाइथागोरस लग जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है जी। अब फाई कैसे निकाले? पहले काम करते हैं, टेन फाई निकालते हैं। तो टेन फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो फाई क्या आएगा बताओ जरा? टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये मेरा फाई आ गया। तो इस तरह से मैंने आर निकाल दिया, मैंने फाई निकाल दिया और मैंने जेड निकाल दिया। ठीक है जी, आई होप आपको एक क्लियर हुआ आर फाई जेड कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या बन गया मेरा? कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कन्वर्ट करने का तरीका मुझे पता चल गया। तो आप देखिए किस तरह से पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट कन्वर्जन। ठीक है, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, बड़ा आसान काम है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिए। तो आपको बस ये पिक्चर अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ये बड़ी कमाल की चीज है, ये जो टॉप व्यू है, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसको आप अपने माइंड में रखिएगा कि कैसे हम इसको बनाते हैं और इसका क्या मतलब है, क्योंकि आगे भी यूज होगा बहुत सारी जगह पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जरा देखते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, मैं कोई पॉइंट दे दूं आपको कि मान लीजिए मेरा पॉइंट है P 2 3 4 और मैं आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलूं कि बताओ सिलेंड्रिकल में क्या पॉइंट होगा ये। तो सिलेंड्रिकल में सेम पॉइंट क्या बनेगा? Z तो मेरा क्या रहेगा? Z ही रहेगा। R बताओ क्या आएगा? R आएगा रूट ऑफ, अब मेरे दिमाग में क्या है? दिमाग में ये पिक्चर है, X मुझे पता है, Y मुझे पता है, तो R क्या आएगा बताओ? R आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 + 9, क्या बन गया? रूट 13। ये आ गया R। और फाई क्या आएगा? अगेन यही पिक्चर मेरे काम आएगी, 10 फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 3/2। ये आएगा 10 इनवर्स ऑफ 3/2। सही है जी, ये मेरा फाई एंगल आ जाएगा। तो आर फाई जेड आ गया मेरे पास। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको आर फाई जेड दे देता तो आप एक्स वाई जेड निकाल लेते, बड़ा आसान होता। ये व्यू आप याद रखिए बस। ठीक है जी, तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं रब कर दूं, रब कर दूं। देखिए, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और मैं आपको बोलूं कि उनके बीच की डिस्टेंस बताइए क्या आएगी। ठीक है, देखिए जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट है मेरे पास P विच इज 2 30 डिग्री 4, मान लीजिए एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है मान लीजिए Q, Q इज 460 डिग्री 6, मान लीजिए ऐसे। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन
P एंड Q। आपको P और Q के बीच की डिस्टेंस बतानी है, माने ये लेंथ बतानी है आपको, क्या लेंथ होगी, ये लेंथ बतानी है। P और Q के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे P और Q के बीच की, वो जरा समझते हैं, ठीक है। लेकिन इस डिस्टेंस को समझने से पहले मैं आपको एक कोसाइन रूल बताना चाहता हूं, बिकॉज वो जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक बार एक कोसाइन रूल देख लेते हैं। कोसाइन रूल क्या होता है उसको जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोसाइन रूल क्या होता है, नाम में कुछ नहीं रखा है, कंसेप्ट को समझिएगा क्या होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की लेंथ आपको दे रखी है। मान लीजिए इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ है B और इसकी लेंथ है C, ठीक है जी। और मान लीजिए ये है थीटा, ये है मान लीजिए मेरा फाई, और ये एंगल है मान लीजिए गामा, ठीक है ना। तो मुझे मान लीजिए एंगल निकालने हो, लेंथ दे रखी है ट्रायंगल की, मुझे सिर्फ इसके एंगल चाहिए, ठीक है। अब एंगल कैसे निकालेंगे वो जरा देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लेंथ बताइए क्या है, यहां से लेके यहां तक की क्या लेंथ आएगी। ये थीटा है और ये लेंथ है C, तो C का प्रोजेक्शन आ जाएगा ये C cos थीटा। और ये लेंथ यहां से लेके यहां तक क्या आएगी बताओ जरा, ये लेंथ है B और ये फाई है, तो B cos फाई ये लेंथ आ गई। सही बात है। तो इसका मतलब मैं अगर ये करूं C cos थीटा प्लस B cos फाई, तो ये क्या आएगा बताओ जरा, मस्ट बी इक्वल टू A, ये आएगा A। सही बात है जी, ये बनेगा मेरा A लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ मुझे पता A है, ये है C cos थीटा, ये है B cos फाई, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो वो क्या आएगा, A आएगा। अच्छा एक और चीज देखिए, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो क्या है, अगर ये cos थीटा है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin थीटा, ये बनेगा C sin थीटा, इधर से C का प्रोजेक्शन, और B का प्रोजेक्शन क्या बनेगा, B sin फाई। ये भी क्या होंगे बताओ, ये भी मेरे इक्वल होंगे, बिकॉज इधर से भी वही प्रोजेक्शन है और इधर से भी वही प्रोजेक्शन है, तो बराबर होंगे। अब मान लीजिए मैं थीटा को एलिमिनेट करना चाहता हूं, मैं फाई कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो इधर से C cos थीटा निकाल लो, तो C cos थीटा क्या आएगा बताओ जरा, C cos थीटा विल बी इक्वल टू A माइनस B cos फाई। सही बात है। अब मैं थीटा एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो थीटा को कैसे एलिमिनेट करूंगा बताओ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा C स्क्वायर, ठीक है। C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस C स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग एडिंग, तो इधर तो बन जाएगा C स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा B sin फाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस A माइनस B cos फाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। तो अब बताइए ना क्या बना, ये बना B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस इसको खोलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस 2AB cos फाई। सही है जी। ये क्या बन गया मेरा C स्क्वायर। अब बताइए तो C स्क्वायर क्या बना मेरा, C स्क्वायर क्या आया बताओ जरा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा B स्क्वायर प्लस ये क्या आया A स्क्वायर माइनस 2AB cos फाई। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं cos फाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा जरा देखिए, मैं 2AB को इधर ले आता हूं, C स्क्वायर को इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा 2AB cos फाई इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। सही है जी। तो यहां से cos फाई क्या आया बताओ जरा, cos फाई मेरे पास आया B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2AB, ये आ गया मेरे पास cos फाई। बोलिए दोस्तों, ये मेरे पास cos फाई आ गया। सही बात है। cos फाई माने ये एंगल, इसका कोसाइन आ गया। और ध्यान से देखो क्या आया, ये जो फाई एंगल है ये B और A के बीच का एंगल है, A लेंथ ये है, B लेंथ ये है, इनके बीच का एंगल है ये। तो इसका मतलब मैं cos फाई निकालूंगा तो क्या आएगा, B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, मतलब जिन दो साइड के बीच का एंगल है उन दोनों साइड का लेंथ का स्क्वायर कर दो, B स्क्वायर हो गया प्लस ये लेंथ का स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर हो गया माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइड बाई 2A इंटू B, जो जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो। तो इसका मतलब इस एनालॉजी के बेसिस पे मैं cos थीटा भी लिख सकता हूं और cos गामा भी लिख सकता हूं। बताओ cos थीटा क्या आएगा, अगर यहां से मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो cos थीटा क्या आएगा, थीटा किन के बीच का है, ध्यान से देखिए, A और C के बीच का है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, मैं लिखूंगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई 2AC। बोलिए दोस्तों, ये आ गया मेरे पास cos थीटा। ऐसे मैं क्या निकाल सकता हूं, cos गामा। तो cos गामा बताओ क्या आएगा, गामा किसके बीच का है, B और C के बीच का, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बनेगा 2BC। बोलिए दोस्तों, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ गया, cos गामा। तो हमने देखा cos फाई, cos थीटा एंड cos गामा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल।
ठीक है, बड़ा आसान है ये। एक और चीज आप याद रखिएगा, जरूरी है, अगर कोई 3 वेक्टर है और 3 वेक्टर का सम मेरा 0 बन रहा है, इसका मतलब वो एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर का सम मेरा 0 बन रहा है, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर और एक ये सी वेक्टर, अगर इन तीनों का सम मेरा 0 बन रहा है, इसका मतलब मैं उसको एक ट्रायंगल की साइड की फॉर्म में दिखा सकता हूं। ठीक है जी, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैं एंगल को निकालूंगा, फाई, थीटा, गामा। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या बताना था बताओ? हमें बताना था डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए पी और क्यू के बीच में? एक तरीका तो ये है कि इन पॉइंट्स को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कार्टेशियन में। ठीक है, और फिर आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर डिस्टेंस आ जाएगी इनके बीच की। ठीक है जी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये स्टैंडर्ड तरीका, मतलब कोई मजे नहीं आए इस तरीके में। ठीक है, बिकॉज x2 माइनस x1 y2 माइनस y, इनको कार्टेशियन में कन्वर्ट करोगे और फिर लंबा जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक काम करें कि इनको सिलेंड्रिकल में ही रहने दीजिए और इसको सिलेंड्रिकल में ही विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। अब ये कैसे करेंगे सिलेंड्रिकल में विजुलाइज, वो जरा देखिए। तो चलिए मैं इसको जरा एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे, कहां पे बने हुए हैं, मतलब इन पॉइंट्स को मैं जरा दिखाता हूं। जरा देखिए दोस्तों, ये मेरा एक्स कैप, ये मेरा वाई कैप और ये मेरा जेड कैप। तो सबसे पहले पी पॉइंट को दिखाते हैं। देखिए, ये मेरा सिलेंडर है, मान लीजिए इसकी रेडियस है 2, हाइट है 4 मान लीजिए। तो ये लीजिए, ठीक है जी। अब ये मेरा इधर क्या है बताओ, एक्स डायरेक्शन। मैं इधर भी दिखा देता हूं, मतलब यहां पे दिखाया तो यहां पे दिखा सकते हो। ये क्या आएगा मेरा वाई डायरेक्शन और ऊपर क्या है मेरा जेड डायरेक्शन। जो पी पॉइंट है वो कितना एंगल अवे है बताओ? रेडियस तो 2 है इसकी, मैंने 2 मान लिया रेडियस। एक्स से कितना डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। तो इसका मतलब यहां से एक्स वाले लाइन से ये 30 डिग्री यहां पे है मेरा पी पॉइंट। ठीक है जी, ये 30 डिग्री का गैप है। ये पॉइंट है मेरा पी, ये पॉइंट। ठीक है जी, 30 डिग्री अवे है मेरा पी पॉइंट आ गया। अब आइए क्यू पॉइंट को, कितनी रेडियस पे है? 4, मतलब बड़े सर्कल पे है। 60 डिग्री पे और हाइट कितनी है बताओ? 6। तो जरा देखिएगा कैसे दिखाऊंगा मैं। ये मेरा वाई था भाई, ये मेरा वाई था। अब जरा देखिएगा, मैं जरा क्यू को दिखाता हूं। तो क्यू क्या आएगा सुनो, रेडियस तो डबल होगी, तो ये मेरी रेडियस होगी। ठीक है जी, हाइट भी मेरी ज्यादा होगी। ठीक है जी, एक बार आप इसको समझ गए तो देखना आप फास्ट हो जाओगे। थोड़ा सा शुरू में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, शुरू में लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये, बट एक बार आप समझ गए उसके बाद आप फास्ट हो जाओगे, देखना। तो यहां पे अगर फिर से मैं एक्स वाई जेड दिखाऊं, तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स कैप है, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी बताइए जरा? ये मेरी वाई कैप डायरेक्शन आ गई और ऊपर आपका जेड कैप है। अब आपका जो क्यू पॉइंट है वो यहां से कितने डिग्री पे बताओ? वो 60 डिग्री पे। ये मेरा एंगल 60 डिग्री एक्स से, ये मेरा पॉइंट है क्यू। ठीक है जी, अब इसकी हाइट भी ज्यादा है, 6 हाइट पे, ये 4 हाइट पे था। ठीक है ना? तो इमेजिन कीजिए मैं यहां से 30 डिग्री पे एक लाइन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। मैंने यहां से 30 डिग्री पे एक लाइन लगा दी। अब देखना डिस्टेंस निकालना कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए। यहां पे 30 डिग्री पे एक लाइन लगा दी, क्योंकि ये जो लाइन है ये पी वाली, ये कितना डिग्री पे है बताओ? ये कितना डिग्री पे है? एक्स से 30 डिग्री पे है ना, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो मैंने यहां पे भी 30 डिग्री पे लाइन लगा दी और मैंने बोला इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर चलना शुरू करूं तो मैं इस लाइन पे पहुंचूंगा, क्योंकि ये भी 30 डिग्री पे था। तो 30 डिग्री वाला पी पॉइंट था, उससे ऊपर चलना शुरू करोगे तो कितनी हाइट चलने के बाद आपको ये लाइन पे आ जाओगे? इस लाइन पे कितनी हाइट चलने के बाद आओगे? ये 4 हाइट पे था, ये 6 हाइट पे है। तो इसका मतलब कितनी हाइट चलने के बाद पहुंचोगे? 2 हाइट चलने के बाद आप यहां पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है जी, ये हाइट है मेरी 2, मुझे पता चल गया। सही है। अब ये डिस्टेंस है इसकी 2, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 2 रेडियस पे था, तो ये भी 2 रेडियस पे ही आएगा बाहर, क्योंकि उसी पॉइंट से तो ऊपर उठा। ये इस सर्कल पे, छोटे सर्कल पे था, 2 रेडियस पे, तो उसी सर्कल की रेडियस पे मैंने ऊपर उठाया। तो कौन से सर्कल पे पहुंचेगा? वो 2 रेडियस के ही सर्कल पे पहुंचेगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब ये जो है, ये ओरिजिन से लेंथ इसकी क्या है? यहां पे 2 थी तो यहां पे भी 2 ही है। और ये लेंथ कितनी है बताओ? क्यू पॉइंट की, क्यू पॉइंट की ओरिजिन से लेंथ है 4। इसका मतलब ये लेंथ है 4, ये जो रेडियस है इसकी, ये है मेरी 4, और ये जो है ये कितनी आई? ये इसकी आई 2।
और ये हाइट मुझे पता चल गई, मुझे निकालना है ये डिस्टेंस, मुझे P और Q के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसा हो अगर मैं ये लेंथ निकाल दूं इनके बीच की, ये वाली लेंथ, क्योंकि मैंने इनको सेम प्लेन पे ले आया हूं मैं। ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 4। अच्छा, अगर मेरे पास ये लेंथ आ जाए, ये एंगल 90 होगा उनके बीच का, ये लेंथ आ जाए, ये लेंथ मुझे पता है कि 2 हाइट ऊपर है ये इससे, तो ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। मैं जरा आपको टॉप व्यू दिखाता हूं, इसका टॉप व्यू दिखाता हूं, क्योंकि टॉप व्यू में क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, ये लेंथ केवल ये नजर आएगा मुझे, केवल ये वाला हिस्सा नजर आएगा बस टॉप व्यू में। तो क्या पता वहां से आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो मैं जरा इसका टॉप व्यू दिखाता हूं। टॉप व्यू में हाइट गायब हो जाएगी 2 वाली, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टॉप व्यू में आपको Z नजर नहीं आता, मतलब आपको P और Q पॉइंट सेम लेवल पे नजर आएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए, मैं टॉप व्यू दिखाता हूं आपको। टॉप व्यू देखिएगा, एक बार आप इसको समझ लो, उसके बाद देखना आपको मजे आएंगे। ठीक है जी, मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं, देखिएगा। ये मेरा 2 वाली रेडियस है, यहां पे मेरा पॉइंट है P, इसकी रेडियस है 2 और 30 डिग्री पे है। सही है जी, 2 वाला सर्कल नजर आएगा, ये वाला सर्कल, और एक और सर्कल नजर आएगा, उसकी रेडियस कितनी है बताइए, वो 4 रेडियस पे है। और ये पॉइंट है मेरा Q, ये लो जी, ये पॉइंट है मेरा Q, और ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल है 60। ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 2, यहां से यहां तक 2। अच्छा, बीच का एंगल कितना आया बताओ जरा, बीच का एंगल है 30, इनके बीच का एंगल है 30। अब टॉप व्यू में देखने से मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे देखो ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 4। टॉप व्यू में देखने से मुझे इनकी हाइट नजर नहीं आ रही, कितना आगे की तरफ है, अच्छी बात है, मुझे सेम लेवल पे नजर आ रहे हैं। मुझे बस ये डिस्टेंस बता दो कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूं, इसको x मान लो। इनके बीच का एंगल 30 है, क्योंकि टोटल 60 था, 30 है माइनस कर दो, ये 30 बच गया, इसके बीच का एंगल 30 रह गया। ठीक है जी, मुझे सिर्फ x से मतलब है, मैं x को निकालना चाहता हूं, तो कोसाइन रूल लगा दूं क्या यहां पे? तो बताइए, कोसाइन रूल लगाऊंगा तो क्या बनेगा, cos 30 इज इक्वल टू, बोलिए भाई, cos 30 क्या आएगा, cos 30 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये लेंथ 2 है ना मेरी, नहीं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 2। आप बताइए x क्या आया, cos 30 क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो आप बताइए क्या बना, ये बन गया √3/2 इज इक्वल टू क्या बना, 16 + 4 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 16। सही है जी, तो यहां से x की वैल्यू जरा बता सकते हो क्या आएगी, ऊपर ये 20 बन गया, ऊपर आपका 20 बन गया, 20 माइनस x स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू दिस। तो यहां से क्या बना, 20 माइनस x स्क्वायर, मैं इधर लिख रहा हूं जरा, मैं चाहता हूं कि इधर एक बार इस पे आए, तो देखिए 20 माइनस x स्क्वायर क्या आया बताइए, यहां से देखिए 20 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3/√3/2 इंटू 16, तो क्या बनेगा ये 8√3। सही है जी, 8√3 आ गए, करेक्ट है। अब बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 8√3। तो x की वैल्यू क्या आई बताओ जरा, बोलिए क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू बताओ भाई, है जी 2.477, इतना है भाई, बोलिए 2.477, एक बार चेक कर लीजिए, करेक्ट है। तो ये आ गया 2.477, मतलब मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल गई, मतलब सेम लेवल वाली डिस्टेंस पता चल गई। माने अगर मैं इस पिक्चर में देखूं तो ये डिस्टेंस पता चल गई, ये वाली डिस्टेंस। क्यों भाई, क्योंकि ये सेम लेवल पे ले आया था ना, पॉइंट को मैं ऊपर उठा लाया था, 2 हाइट ऊपर उठा के लाया, और फिर मुझे ये डिस्टेंस पता चल गई, ये है मेरी 2.477। अब बताओ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये लेंथ क्या आएगी बताओ जरा। आप सोचिए, इन दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, ये P पॉइंट था, यहाँ पे Q पॉइंट था, ये जो डिस्टेंस है सेम लेवल पे, अगर मैं उनको सेम लेवल पे ले आऊं तो सेम लेवल वाली डिस्टेंस जो आएगी वो है 2.477। तो ये लेंथ आ गई 2.477, और ऊपर की तरफ कितना हाइट है 2, तो ये लेंथ नहीं आ जाएगी इनके बीच की, ये लेंथ बताओ क्या आएगा, तो ये लेंथ बताओ कितना आई, रूट ऑफ बताओ कितना आया 2.477 का स्क्वायर प्लस बताओ कितना आया +2 का स्क्वायर, तो बताओ कितना डिस्टेंस आई है 3.18। ये आंसर आ गया जी 3.18। सही है जी। तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो ये डिस्टेंसेस हैं इनको हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलें आगे। मैं इसको रब कर दूं, चलिए दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मैंने देखा कि कैसे हम
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस निकालते हैं। यही पॉइंट आप कार्टेशियन में कर सकते थे, कार्टेशियन में। लेकिन आप एक बार समझिए क्यों जाऊं मैं कार्टेशियन में? अगर मुझे एनालिसिस पता है तो मैं फटाफट ये डायग्राम बनाऊंगा, फटाफट ये डिस्टेंस निकालूंगा, और ये हाइट मुझे 2 पता है, ये मुझे लेंथ पता है, सीधा डायरेक्टली आ जाएगा। कार्टेशियन में कन्वर्ट करोगे लेंथ ही जाएगा, ठीक है। इसको भी करो कन्वर्ट, इसको भी करो कन्वर्ट, फिर रूट लेके कर सकते हो, मतलब वो भी, बट क्यों ना इस तरह से थोड़ा सा दिमाग को परेशान किया जाए, ठीक है। और ये एक बार समझ आ गया तो उसके बाद आपको इजी लगेगा देखना, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों का देखेंगे, फिर स्फेरिकल में भी देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पॉइंट कन्वर्जन समझाया कि पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप बाकी होमवर्क है आपका कि आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके इन पॉइंट्स को और फिर डिस्टेंस निकालिएगा। तो आप चेक वेरीफाई कीजिएगा कि सेम डिस्टेंस आई कि नहीं आई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मैं स्मॉल लेंथ चलना चाहता हूं, डीएल। जरा देखते हैं कार्टेशियन में स्मॉल लेंथ का क्या मतलब होता है और सिलेंड्रिकल में स्मॉल लेंथ का क्या मतलब होता है, ठीक है जी। तो देखिए, मान लीजिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हूं, ये मेरा एक्स कैप है, ये मेरा वाई कैप है और ये मेरा जेड कैप है। मान लीजिए मैं डीएल लेंथ चलना चाहता हूं, स्मॉल लेंथ डीएल चलना चाहता हूं। अब मेरे पास कार्टेशियन में 3 डायरेक्शन होती है, तो तीनों डायरेक्शन में मुझे चलना है। तो अब बताइए, अगर मैं एक्स की तरफ चलूंगा तो डीएक्स चलूंगा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, डीएक्स एक्स कैप या आई कैप लिख दो, एक ही बात है, ठीक है जी। अब मैं वाई की तरफ चलना चाहता हूं तो क्या चलूंगा, कितना चलूंगा, प्लस डी वाई वाई कैप। और फिर मैं जेड में चलना चाहता हूं तो क्या आ गया बताओ, डी जेड जेड कैप। सही बात है, मैं यहां पे पहुंच गया, पी पॉइंट से चला था और मैं क्यू पॉइंट पे आ गया। तो पी और क्यू के बीच की जो लेंथ है वो डीएल है। तो स्मॉल लेंथ अगर मुझे कार्टेशियन में बतानी होगी तो मैं इस तरह से बताऊंगा, करेक्ट है जी। अब जरूरी तो नहीं है कि पहले एक्स की तरफ चलो फिर वाई की तरफ फिर जेड की तरफ। क्यू पॉइंट पे अगर डीएल लेंथ ही चलना है तो मैं ऐसे भी चल सकता हूं, पहले किधर चलो, वाई की तरफ चल लो, फिर बाहर एक्स की तरफ और फिर जेड की तरफ, ये भी सही है। या फिर पहले आप वाई की तरफ आ जाओ, फिर आप किधर आओ, जेड की तरफ, और फिर आप क्या आ जाओ बताओ, फिर आप आ जाओ एक्स की तरफ, एक ही बात है, तब भी वहीं पे पहुंचोगे। या फिर पहले जेड की तरफ चले जाओ, ठीक है जी, और फिर बाहर आ जाओ एक्स की तरफ, और फिर आप इधर आ जाओ, तब भी वही है। तो अगर ऑल पॉसिबल वे बनाओगे, जेड की तरफ फिर वाई की तरफ फिर एक्स की तरफ, ऑल पॉसिबल वे बनाओगे तो मेरे ख्याल से इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये तो क्यूबॉइड बन गया नहीं। तो अगर मैं इसका स्मॉल वॉल्यूम बात करूं तो स्मॉल वॉल्यूम क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो स्मॉल वॉल्यूम क्या आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये मेरा स्मॉल वॉल्यूम आ गया, करेक्ट है भाई। तो आप देख सकते हो ये मेरा स्मॉल वॉल्यूम बन गया। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो मैंने देखा कि कार्टेशियन में स्मॉल लेंथ क्या होती है और स्मॉल वॉल्यूम क्या होता है। अब यही चीज सिलेंड्रिकल में भी देखते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आइए, मैं रब कर दूं इसको। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए दोस्तों, देखिएगा सिलेंड्रिकल में समझिए इसको, ये एक्स कैप है, ये मेरा वाई कैप है और ये मेरा जेड कैप है, सही है जी। अब मैं जरा सिलेंडर बनाता हूं, मैं जरा सिलेंडर बनाता हूं। तो ये मेरा सिलेंडर मैंने बना दिया, मैं भी मेरे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा मोटा दिखा दे, कोई बात नहीं। देखिए यहां पे मैंने एक्स डायरेक्शन दिखा दी, यहां पे ये मेरी वाई डायरेक्शन थी, ठीक है जी। और मान लीजिए मैं इस पी पॉइंट पे बैठा था समवेयर यहां पे, ठीक है, इस जगह पे बैठा था, आर डिस्टेंस अभी। अब मेरे पास 3 डायरेक्शन है, कौन कौन सी, आर कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। जैसे आप यहां पे 3 डायरेक्शन थी, एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड में चले थे, ऐसे यहां पे 3 डायरेक्शन है, कौन कौन सी, आर कैप, फाई कैप, जेड कैप। अब मुझे आर कैप में, फाई कैप में, जेड कैप में स्मॉल स्मॉल लेंथ चलना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैं रेडियल डायरेक्शन आर कैप की तरफ चल रहा हूं, कितना, डी आर। तो इसका अगर मैं डीएल लिखूंगा तो क्या बनेगा बताओ जरा, डी आर आर कैप। मैं यहां पे पहुंच गया। अब रेडियस क्या हो चुकी है मेरी, अब रेडियस हो चुकी है आर प्लस डी आर, ये मेरी रेडियस हो चुकी है, सही है जी। अब मुझे फाई डायरेक्शन में मूव करना है, पहले से एंगल फाई मेरा तो पहले से ही था, एंगल फाई तो मेरा पहले से ही एंगल था, बट अब मुझे हल्का सा एंगल और मूव करना है, कितना, डी फाई। तो मैं अब उधर की तरफ चलूंगा, ऐसे मूव करूंगा। तो आप बताइए जो आर्क लेंथ आएगी कितनी आएगी,
ये आर्क लेंथ आएगी r प्लस डी आर, तो मेरी रेडियस है, और एंगल कितना है बताओ, एंगल है मेरा डी फाई, तो कितना बना ये बना आर डी फाई प्लस डी आर डी फाई, क्योंकि मैं फाई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, फाई डायरेक्शन में तो डी फाई एंगल मूव कर रहा हूं मैं फाई डायरेक्शन में, तो मैंने बोला जो आर्क लेंथ आएगी वो क्या आएगी, आर प्लस डी आर, तो ये रेडियस होगी, और इंटू डी फाई ये हो गया, ठीक है जी। तो क्या बनेगा ये बताओ जरा, ये बनेगा आर डी फाई प्लस डी आर डी फाई। अब डी आर डी फाई को मैं इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो अल्टीमेटली क्या बन गया ये बन गया आर डी फाई, ठीक है जी। और कौन सी डायरेक्शन में है ये बताओ, ये फाई कैप डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या बनेगा ये बताओ, आर डी फाई फाई कैप, तो फाई कैप डायरेक्शन में ये आ गया आर डी फाई, सही है जी। मैं यहां पे पहुंच गया। अब एक और रह गया, कौन सा, जेड, तो बताओ प्लस में क्या आएगा बताओ, डी जेड जेड कैप, तो डी जेड में ऊपर चलूंगा और यहां पे पहुंच जाऊंगा, ये मेरा डी जेड चलाऊं जेड कैप की तरफ, तो अल्टीमेटली मैं यहां से चला था और मैं यहां पे पहुंच गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ क्या है मेरी, डीएल। तो अब देखिए डीएल मेरी क्या होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, अगर मैं पॉसिबल वे और भी तो हो सकते थे, पहले इधर मूव करता मैं और फिर बाहर की तरफ आता, फिर ऊपर चढ़ता, एक ही बात है, या फिर पहले ऊपर चल लेता जेड और फिर मैं बाहर की तरफ आता और फिर मैं इधर मूव करता, एक ही बात है, या फिर पहले इधर आता फिर मैं ऊपर आता और फिर मैं घूम जाता, या फिर पहले ऊपर आता फिर मैं घूमता और फिर बाहर की तरफ आता, तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल वेज बनाऊंगा, तो इस तरह का मेरा ये क्यूबॉइड बनेगा अगेन। और इस क्यूबॉइड का स्मॉल वॉल्यूम क्या आएगा बताइए जरा, स्मॉल वॉल्यूम बनेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों लेंथ को, ये तीनों लेंथ मल्टीप्लाई जाएंगे, क्या बनेगा, आर डी फाई डी जेड। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल वॉल्यूम होता है, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग था। अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं मैं इस पिक्चर को, तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, जरा देखिएगा, हालांकि ये भी स्ट्रेट लाइन ही नजर आएंगे आपको, बिकॉज ये इतनी छोटी लेंथ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जरा देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का मुझे ये बनेगा, ठीक है। ये बाहर की तरफ कितना है डी आर, इधर कितना है बताओ आर डी फाई, और ऊपर की तरफ क्या है डी जेड। तो इसका जो स्मॉल वॉल्यूम आएगा वो ये आएगा, और जो स्मॉल लेंथ आएगी, मतलब मैं यहां से चलना शुरू किया था और यहां पे लैंड किया हूं, तो इनके बीच की जो स्मॉल लेंथ आएगी डीएल वो ये आएगी, सही बात है। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलूं कि ये कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया क्या आएगा, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया बताइए क्या आएगा, वो कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ। इस कर्व्ड सरफेस पे क्या चीज कांस्टेंट है, रेडियस, तो आप बस ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बस रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रही, तो यहां से क्या छोड़ दो, डीएल में आर को छोड़ दो और इन दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई कर दो, वो इसका स्मॉल एरिया आ जाएगा। या फिर आप खुद सोचिए, ये है आर डी फाई, ये है डी जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये अगर मैं इस एरिया को S1 बोलूं, DS1 बोलूं, तो DS1 क्या आएगा, ये बनेगा आर डी फाई डी जेड। या फिर डीएल से देखने का क्या तरीका है, डीएल से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, डीएल बड़ा कमाल की चीज है, डीएल से आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ गया, और डीएल से कोई भी सरफेस एरिया निकाल सकते हो आप, स्मॉल सरफेस एरिया, चाहे कर्व्ड सरफेस वाला निकालो, चाहे साइड वाला, कोई भी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए कर्व्ड निकालना है, तो आप ये देखो कि क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, क्या चेंज नहीं हो रहा, रेडियस, क्योंकि उसके ऊपर रेडियस कांस्टेंट है मेरी, तो उसको आप छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, सॉरी ये क्या आ गया मेरा DS1। अब मान लीजिए मैं बोलूं कि ये फ्लैट सरफेस जो है ऊपर वाला, इसका क्या आएगा एरिया, इसका क्या एरिया बनेगा इस फ्लैट सरफेस का, ऊपर वाले का। तो आप मुझे बताओ ऊपर वाले पे क्या चीज कांस्टेंट है, ऊपर वाले पे Z कांस्टेंट है, इस वाले एरिया पे Z कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये Z वाला कंपोनेंट हटा दो। तो अगर मैं इसको DS2 बोलूं इस एरिया को, तो DS2 क्या आएगा बताओ जरा, अगर DL में से Z हटाऊंगा तो ये बनेगा R DR D5, समझ आया, R DR D5। सिमिलरली अगर मैं ये साइड वाला सरफेस पूछूं, तो साइड वाला सरफेस बताओ क्या आएगा, साइड वाला सरफेस का क्या एरिया आएगा DS3। अगर मान लीजिए मैं इसको DS3 बोल दूं, तो बताओ क्या बनेगा, इस पे क्या कांस्टेंट है साइड वाले पे, इस साइड वाले सरफेस पे क्या कांस्टेंट है, फाई, तो इसका मतलब फाई वाला कंपोनेंट छोड़ दो, क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा DR DZ, ये इसका स्मॉल सरफेस एरिया आ गया, सही है जी। तो इस तरह से मैं इनको निकालता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपने करेक्ट निकाले हैं क्या, ये कैसे वेरीफाई करोगे ये करेक्ट है। अब जरा देखो, इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब वो कैसे वेरीफाई करें, मैं जानता हूं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है टोटल वॉल्यूम क्या होता है। अगर h हाइट होती इसकी और r रेडियस होती तो पाई r स्क्वायर h होता। अगर इसका ये स्मॉल वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा बताओ, इसको इंटीग्रेट कर दो, लेकिन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r होगा, विद रिस्पेक्ट टू फाई होगा और विद रिस्पेक्ट टू z होगा। तो जरा देखिए, तो टोटल वॉल्यूम क्या आएगा,
आर डी फाई डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 टू आर तक। फाई कहां से कहां तक, फाई तो पूरा है, कितना, 0 से 2 पाई। और जेड मेरा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से एच तक। सही है। तो पहले काम करते हैं, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2। सही है जी, केवल आर के रेस्पेक्ट में कर लो, बाकी सबको बाहर निकाल दो। अब आइए फाई के रेस्पेक्ट में, तो फाई का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है, तो फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये ऐसे बनेगा 0 से 2 पाई। क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2 पाई। और जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो एच बनेगा, एच आ गया, ये कट गया, क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, वॉल्यूम। इसका मतलब ये सही निकाला हमने, ये सही निकाला है। एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो, मान लीजिए मुझे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप जानते हो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस, जो सामने वाला फ्लैट सरफेस होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कैसे निकालेंगे, अगर मैं बोलूं इसके ऊपर स्मॉल एरिया क्या आएगा, इस सरफेस के ऊपर स्मॉल एरिया मेरा क्या बनेगा, ये तो ये लेंथ क्या है ऊपर वाली, ये तो डी जेड होगी, और ये क्या लेंथ होगी बताओ जरा, आर डी फाई। भाई आप देखो ना, इस सरफेस पे क्या कांस्टेंट है, इस सरफेस पे आर कांस्टेंट है, तो डीएल में से डी आर को छोड़ दो, बस डीएल में से आप डी आर को छोड़ दीजिए। तो बताइए जो स्मॉल सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, आर डी फाई डी जेड, ये तो आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, फाई 0 से 2 पाई, और जेड मेरा कहां से कहां तक है, 0 से लेके एच तक। तो क्या बनेगा, आर तो कांस्टेंट, आर बाहर आ गया। ठीक है, फाई को इंटीग्रेट करो तो फाई को 0 से 2 पाई करोगे तो 2 पाई आंसर आ गया, और जेड को एच आ गया, तो क्या आंसर आया, 2 पाई आर एच। समझ आया, ये इसका एरिया आ गया, जो कि इतना ही होता है। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट। ये वेरिफिकेशन मैंने करवाया कि किस तरह से। फिर इसकी फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब आगे क्या रिक्वायरमेंट है, आगे भी हम देखेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये कहां पे यूज होने वाले हैं। तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, तो मैं इसको रब नहीं करने वाला हूं बोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से आगे इसको उठाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप इसको देखिए एक बार और इसको एनालाइज कीजिए, जो मैंने डिस्टेंस निकालना बताया था और जो आपको पॉइंट कन्वर्जन मैंने बताया, ठीक है, उसको भी देखिए। जो टॉप व्यू हमने देखा उसको भी एक बार एनालाइज कीजिए। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने का कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉर्मूला लेके चल रहे हो कि जरा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ये सब्जेक्ट बड़ा आसान है, और मुझे लगता है कि अगर आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाई तो आपको मजे आएंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है जी, चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।